गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना मौलिक अधिकारों का उपयोग सीखेंगे। संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्हें इन अधिकारों को दो तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबके के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। देखो, हाशियाई समूह वे समूह होते हैं जो एक तरीके से अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं भारतीय समाज से। तो क्योंकि उनकी संस्कृति और उनकी जो रहन सहन है काफ़ी अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाशियाई समूह है उन्होंने मौलिक अधिकारों में सबसे पहले तो सरकार का ध्यान खींचा। ये पहला पॉइंट जो है, इसका मतलब ये है कि सरकार का ध्यान खींचा कि हमारे ये अधिकार हैं, हमें ये भी दो। तो और दूसरा ये कि ध्यान कैसे खींचा, इन्होंने बताया कि इनके साथ क्या क्या गलत हुआ है, तो उसके ऐसा आगे ना हो तो उसके लिए भी कानून बनाए जाएं। तो फिर ये सेकंड पॉइंट यही डिस्क्राइब करता है कि वो कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाला हाशियाकरण वाले लोगों ने। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सामाजिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। देखो, अस्पृश्यता और छुआछूत क्या होता है कि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो मंदिरों में और पाठशालाओं में जो अनुसूचित और जो दलित लोग होते थे उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी पुराने टाइम में। लेकिन आज के टाइम में इस तरीके की अगर हरकतें कोई करता है तो ये एक दंडनीय अपराध के रूप में माना जाता है। और काफ़ी हद तक जैसे कानून वगैरह इसके लिए बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी हद तक कम भी हुआ है समाज के अंदर। अब दलितों को भी अधिकार है, वो भी जो है ना सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं और पाठशालाओं में पढ़ सकते हैं और मंदिर भी जा सकते हैं। उनको नहीं रोका जाएगा, कानूनन अपराध होगा अगर इनको रोका जाएगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 जो है, आर्टिकल 15, एक मूवी भी बनी हुई है इस पर, पता है, तो अभी 1-2 साल पहले ही आई थी। तो इसके अंदर ये है कि भारत के किसी भी नागरिक, चाहे उसकी कोई सा भी धर्म हो, उसका कोई सी भी नस्ल हो, कोई सी भी जाति हो, कोई मतलब किसी भी जन्म स्थान का हो, तो कोई भेदभाव इस मामले में नहीं किया जाएगा। और भारत के सब देशवासी हैं, तो मतलब नागरिक सब समान है कानून की नज़र में। और समानता के ये जो अधिकार है, इसका हनन होने पर जो अनुसूचित जाति है उसको ये आर्टिकल 15 का सहारा लेकर कोर्ट में केस कर सकती है। कुल मिला के बात ये है इस पॉइंट की। ठीक है, इस तरह अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और संस्कृति व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे अल्पसंख्यक भी रहते हैं। देखो, एक तो हो गया कि जाति व्यवस्था जिस तरीके से होती है,
दलितों के साथ पहले पुराने टाइम में बहुत कुछ गलत हुआ था, तो वो तो हो गया जाति व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और एक होते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि एथनिसिटी, यानी कि उनका रहन सहन अलग होता है, उनका धर्म अलग होता है। जैसे भारत के अंदर अभी मैंने पिछली वर्कशीट्स में बताया था कि धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं वो हैं हिंदू सबसे बड़े मेजॉरिटी में है, यानी कि बहुसंख्यक है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम, जो माइनॉरिटी में है। मतलब अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, और तमिल हो गए, और ये तेलुगु वासी हो गए। मतलब ये जितने भी हैं, ये भाषाई तौर पर और धर्म के तौर पर ये कुछ अल्पसंख्यक भारत में कहे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए और कुछ क्या था, हाँ, अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए स्वतंत्रता मांगी हुई है मौलिक अधिकारों के थ्रू। और फिर अगर ये लोग जैसे खोलते हैं मदरसा वगैरह, मुस्लिम्स अगर मदरसा में उर्दू पढ़ाते हैं या अपने संस्कृति पढ़ाते हैं, जैसे गुरुद्वारों में सिख अपने गुरुमुखी पढ़ाते हैं, तो ये सब मतलब इनको शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का पूरा अधिकार जो है मौलिक अधिकारों के थ्रू दिया गया है, ठीक है, ताकि वो अपनी धर्म और संस्कृति को बच्चों को समझा पाएँ और उनको पढ़ा पाए एक तरीके से अपनी धर्म के बारे में। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य यह है कि समूह की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो, ना ही वह नष्ट हो। तो देखो, भारत में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में कौन रहता है? हिंदू। तो अगर सब जगह केवल अगर हिंदी पढ़ाई जाएगी तो उर्दू जो है वो भाषा एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी अगर उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो। इसलिए काफ़ी सारे जो मदरसे होते हैं और ऐसे ही गुरुमुखी जो होती है, गुरुमुखी पंजाबी लैंग्वेज होती है, तो ये भी एक तरीके से कम पड़ जाती है। मतलब अल्पसंख्यक है तो मतलब कम जगह पे बोली जाती है, ठीक है, जैसे सिर्फ पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अगर इनको पढ़ाने का और इनको स्कूल्स में पढ़ाने का और उनके जो शैक्षणिक अलग से संस्थान होते हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, मदरसा हो गया, इनमें पढ़ाने का अधिकार नहीं मिलेगा तो ये तो एकदम से ही लुप्त हो जाएंगी भाषाएं। तो ये अपनी संस्कृति को बचाकर रखना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने इनको ये जो अपनी तरफ से ये जो स्कूल्स वगैरह हैं ये खोलने की इजाज़त दे रखी है कि आप इन शैक्षणिक संस्थाओं में इन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं और अपनी संस्कृति को बचाकर रख सकते हैं, ताकि जो मेजॉरिटी है, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज है वो तो देखो सब जगह चलती है, लेकिन सिर्फ हिंदी ही का ही वर्चस्व ना रहे, इनकी अपनी संस्कृति भी फले फूले, तो ये भी भारत का कानून इजाज़त देता है, ठीक है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में, तो अब हम सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन को आगे पढ़ते हैं। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी के इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं चलाती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जातियों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके इलाकों में उपलब्ध नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है जिनके द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। देखो, जहाँ पर अनुसूचित जाति और आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो वहाँ पर जो है सरकार कुछ रियायतें दे देती है ताकि ये लोग भी पढ़ सकें। और अगर जैसे कुछ आदिवासी इलाकों से लोग दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं या मतलब घने बसे इलाकों में आ रहे होते हैं,
तो वहाँ पर क्या होता है, हैवी कंपटीशन होता है और ये लोग आते हैं आदिवासी इलाकों से, तो ये उस लेवल का कंपटीशन नहीं कर पाते दिल्ली जैसे इलाकों में, जहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा तो एक तरीके से प्रतियोगी छात्र रहते हैं। तो उनके लिए मुफ्त छात्रावास उपलब्ध कराना, मतलब मुफ्त हॉस्टल में मतलब एकदम फ्री सुविधा देना और इनको रहने की, और साथ में इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कॉलेजेस वगैरह में, सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, ताकि इन लोगों को भी जो है एडमिशन मिल सके। अगर आरक्षण नहीं होगा तो इस क्या होगा कि कंपटीशन में ये लोग पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनके यहाँ इतनी सुविधा नहीं होती पढ़ने की और इतना हैवी कंपटीशन झेलने की, ठीक है ना। तो इसलिए ये लोग इनको मतलब थोड़ी सी सुविधाएं देती है सरकार की, आप भी जो है आपके लिए इतनी सीटें जो है वो रिजर्व्ड हैं। मान लो कि 100 सीटें हैं तो उनमें से 10 सीटें जो होती हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित होती हैं, ठीक है, ताकि उन पर वो लोग भी आ सके और वो लोग भी पढ़ाई कर सके, ठीक है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से, ये जहाँ तक से, ये यहाँ से मत लगाना, इसका आंसर यहाँ से लगाओ, हाशियाई से लेकर यहाँ तक ये सब आएगा इसके अंदर, ये दोनों पॉइंट्स आएंगे इसमें, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स ही इसका आंसर है मेनली, तो ये पूरा आ जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, बाकी अगर इसके अंदर आपको ये ऐड करना है तो ये भी कर लेना साथ में, ये वाला, नहीं तो फिर उतना ही लिख लेना। बच्चों को आजकल भाई बहुत प्रॉब्लम है, बड़े बड़े आंसर होते हैं। देखो भाई, जितनी बड़ी क्लास होगी उतने बड़े आंसर होंगे। अगर आप सोचोगे कि 8वीं क्लास में आप 6ठी क्लास वाला आंसर लिख दोगे, 1-1, 2-2 नंबर वाला, तो वो ये 1-1, 2-2 नंबर ही मिल जाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से 1 नंबर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जितना बड़ा आंसर होगा उतनी ज़्यादा नंबर लिखे जाएंगे। SST का मतलब ही होता है कि कमर कस लो लिखने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि मैम आप इतने बड़े बड़े आंसर बता देते हो, अरे जितनी बड़ी क्लास होगी भाई उतना बड़ा ही तो आंसर लिखोगे। 1-1, 2-2 नंबर 1-1, 2-2 लाइन वाले आंसर के ज़माने गए, अब आप छोटी क्लास नहीं हो, ठीक है, तो आंसर आपको बड़े ही लिखने पड़ेंगे। अब वही बात है कि मैं तो बोल देती हूँ इतना बड़ा आंसर ये फर्स्ट का तो है ही, साथ में अगर इसमें ऐड करना चाहो तो ये नीचे वाला भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये भी इसका आंसर बनता है एक तरीके से, आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना हो तो कर लेना फर्स्ट वाले में, ठीक है। अब नहीं तो उतना ही लिख देना, वो ऊपर वाला जो मैंने दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं। तो ये इसमें पूरा का पूरा आ जाएगा, ये वाला सेकंड वाले में, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये है 15 और ये है 17, ठीक है। तो 17 वाले में इतना आ जाएगा और 15 वाले में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों की टिप्पणियाँ यहाँ से लिख लेना। ये 17 वाले में 3 लाइनें हैं और 15 वाले में 2 लाइनें। तो आज की वर्कशीट में सारे आंसर इसी के अंदर थे। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी कि मौलिक अधिकार मेनली ये होता है कि सरकार जो मतलब हाशियाकरण वाले जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा नीतियाँ बनाई हुई है मौलिक अधिकारों से भी और ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे तो 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं सभी नागरिकों को, लेकिन हाशियाकरण वाले समुदायों को और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने सरकार को ध्यान दिलाया है कि भाई उनके ऊपर काफ़ी टाइम से जो है जुल्म होते आ रहे हैं, तो उनके लिए अब कुछ प्रावधान किए जाएं। तो फिर सरकार ने उनको रियायतें दी हैं कुछ, जैसे आरक्षण हो गया और शैक्षिक संस्थान वगैरह खोलने की इजाज़त दे दी, और भी बहुत कुछ दिया है, ठीक है। आरक्षण और ये सीटें रिज़र्व करना, ये सब। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। थैंक यू।